हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की स्टडी स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया। वहाँ पे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के केमिकल नेचर के बारे में बताया और इसके अलावा हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनके बारे में लास्ट लेक्चर में बताया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये भी बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स को तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, एक होते हैं मोनोसैकेराइड्स, दूसरे होते हैं डाइसैकेराइड्स या फिर ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरे होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो इस लेक्चर से हम लोग डिफरेंट क्लासेस जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के उनकी स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनको तीन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। दूसरा क्लास मैंने आपको बताया डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स, और तीसरा मैंने आपको बताया दे आर द पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, ओके। मोनोसैकेराइड्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं, मोनोसैकेराइड्स आर द मोनोमेरिक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दे आर द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड दे आर फाउंड इन द मोनोमेरिक फॉर्म। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है दे आर मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, डाइसैकेराइड्स की बात जब हम लोग करेंगे तो डाइसैकेराइड्स में एक से ज्यादा शुगर यूनिट्स आपस में जुड़ी होती हैं। ऐसी शुगर्स को हम लोग डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, और खास करके डाइसैकेराइड्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे दो शुगर यूनिट्स जुड़ी होती हैं। ठीक है, आगे चल के इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, उसके बाद आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स ये जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं और इनको कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अगर हम लोग मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स के लिए हम लोग बात करें तो डी ग्लूकोज सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो होता है। डी ग्लूकोज हम लोग बहुत अच्छी तरह से इससे परिचित भी हैं, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, डाइसैकेराइड्स की अगर हम लोग बात करें तो लैक्टोज। ठीक, लैक्टोज आता है, ये डाइसैकेराइड होता है। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे बना होता है, कौन कौन सी शुगर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। और अगर हम लोग पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जैसे कि सेलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया। ठीक है, ये सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और ये सेल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कौन सी शुगर क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोसैकेराइड्स से। सबसे पहले हम लोग मोनोसैकेराइड्स के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं मोनोसैकेराइड्स, इनका केमिकल नेचर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको कि मोनोसैकेराइड जो होते हैं दे आर द मोनोमेरिक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पहली लाइन मैंने आपको बताया दे आर द मोनोमेरिक कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये मोनोमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं और इसीलिए ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग इनके फिजिकल नेचर की बात करें, ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दे आर फाउंड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक, सॉलिड होते हैं लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कलर की बात करें, किस कलर की इनकी अपीयरेंस होती है, तो दे आर बेसिकली कलरलेस। ठीक है, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो बेसिकली कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं किसी बुक में आपको व्हाइट कलर
लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, या तो ये व्हाइट कलर के होते हैं और या फिर कलरलेस होते हैं। ठीक है, टेस्ट की अगर हम लोग बात करें, दे आर स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, आपको ग्लूकोज का टेस्ट भी पता होगा, और फ्रक्टोज, ये दोनों ही स्वीट टेस्ट की होती हैं। ठीक है, दोनों ही हेक्सोज शुगर हैं। आगे चल के इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग डिफाइन करें मोनोसैकेराइड्स को, अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मैंने जब आपको कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशन जब मैंने आपको बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं या फिर एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड, यहां पे हम बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स के पास में क्या होता है, दे कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड यूनिट। तो मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं, मोनोसैकेराइड्स contain a single polyhydroxy ketone और एल्डिहाइड यूनिट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने कहा कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनके पास एक सिंगल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मोनोमेरिक शुगर होती हैं। ठीक है, ये सिंगल फॉर्म में ही पाए जाएंगे। ठीक है, मोनोमेरिक होते हैं। अगर हम लोग पॉलीमेरिक शुगर की बात करें, मतलब पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, तो वहां पे बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड यूनिट्स होंगी। ठीक है, इसी तरह से डाइसैकेराइड में 2 पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन यूनिट होंगी। ठीक है, मोनोसैकेराइड में सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन यूनिट होगी। ठीक है, और इनका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज, बेसिक फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें, बेसिक फॉर्मूला अगर हम लोग देखें जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, तो वो होता है CnH2nOn। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब यहां पे मैंने आपको एक चीज और बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो वाटर के इक्वल होता है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यही रेशियो होता है 2:1। वही सेम रेशियो यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट में भी देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो रही बेसिक फॉर्मूले की बात। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स की नेमिंग करनी हो तो हम किस तरह से करते हैं। नॉमेनक्लेचर की थोड़ा सा बात करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर, कार्बोहाइड्रेट के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, किस तरह से इनकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, जब कभी भी हमें मोनोसैकेराइड्स का नॉमेनक्लेचर करना होगा तो हमें वहां पे सबसे पहले देखना होगा कि जो हमारा मोनोसैकेराइड है वो कितने कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या देखेंगे हम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक, मोनोसैकेराइड्स में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो नेचर में अगर हम लोग बात करें, नेचर में जो नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसमें 3 से 9 कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, 3 कार्बन से 9 कार्बन
तक के मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब एक ये क्राइटेरिया हमारा यहाँ से फुलफिल हो जाएगा। हम कार्बन जब देखना शुरू करेंगे तो नेचुरली अकरिंग जो भी मोनोसैकेराइड्स होंगे उनमें या तो 3 कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे, इस तरह से 3 से लेकर के 9 कार्बन तक हो सकते हैं। ठीक है, चले साहब, यहाँ पे हमारा कार्बन वाला काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया कि कितने कार्बन की ये मोनोसैकेराइड है तो हम क्या करेंगे, जितने कार्बन की ये मोनोसैकेराइड है उसमें एक सफिक्स लगाएंगे आगे। ठीक है, नेमिंग करते समय एक सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे और वो सफिक्स होता है ओज। ओज सफिक्स हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें सफिक्स पता चल गया, मतलब जो नाम होगा उसके पीछे ओज लगा होगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा, मोनोसैकेराइड का जो नाम होगा उसके पीछे ओज लगा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सफिक्स हो गया ओज, तो एक प्रीफिक्स भी लगाना पड़ेगा, मतलब आगे भी कुछ लगाना पड़ेगा, तो वो हमारा आएगा नंबर ऑफ कार्बन से। ठीक है, अब हमने कहा 3 से 9 कार्बन तक की सुगर्स हो सकती हैं या 3 से 9 कार्बन तक के मोनोसैकेराइड्स नेचर में हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा जो मोनोसैकेराइड है वो 3 कार्बन का है, ठीक है, मोनोसैकेराइड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो उसके आगे हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं ट्राई। ठीक है, ट्राई। अगर 4 कार्बन का है तो उसके सामने हम लोग लगाते हैं टेट्र। टेट्र का 4 को हम लोग टेट्रा कहते हैं, तो टेट्र लगाएंगे, ये हमारा क्या हो जाता है, प्रीफिक्स। ठीक, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। ठीक, इसी तरह से अगर 5 कार्बन का है तो उसके सामने प्रीफिक्स लगता है पेंट। 6 कार्बन का है तो हेक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्राई, टेट्र, पेंट और हेक्स ये यूज कर लेंगे। ये हमारे प्रीफिक्स हो गए और इसके साथ में हम लोग क्या जोड़ते हैं, एक सफिक्स जोड़ते हैं जो कि है ओज। तो अगर हमारा जो मोनोसैकेराइड है वो 3 कार्बन का है तो उसका प्रीफिक्स हो गया ट्राई और उसमें सफिक्स हम क्या लगा देते हैं, ओज। तो अगर हमारी जो शुगर है या हमारा जो मोनोसैकेराइड है वो 3 कार्बन का है तो वो किस फैमिली में आएगा, दे आर द ट्रायोजेस। ठीक, तो नेचर में जितने भी मोनोसैकेराइड्स 3 कार्बन वाले होंगे वो सब किस ग्रुप में आएंगे, वो सब ट्रायोजेस होंगे। ठीक है, उनके नाम ट्रायोजेस रखे जाएंगे। ठीक, इसी तरह से ऐसे सारे मोनोसैकेराइड्स जिनके पास 4 कार्बन हैं उनमें हम टेट्र के बाद क्या लगा देंगे, ओज लगा देंगे, वो सब टेट्रोज में आएंगे। ठीक है, 5 कार्बन वाले पेंट है, पेंट के बाद ओज लगा देंगे, वो सब पेंटोज में आएंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो 6 कार्बन वाले हैं वो हेक्स के बाद हम ओज लगा देंगे, वो सब हेक्सोज में आएंगे। इसका मतलब हमारे जो 6 कार्बन के मोनोसैकेराइड्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब किस में आएंगे, हेक्सोजेस में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो हमारा प्रीफिक्स में आ जाएगा और सफिक्स हम सबके आगे क्या जोड़ देंगे, ओज लगा देंगे, तो हमारी नेमिंग हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग मोनोसैकेराइड्स की नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन की। तो मोनोसैकेराइड्स को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। कैसे क्लासिफाई किया जाता है, बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग देखते हैं। जब मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स की डिफिनीशन बताई अभी अभी, किस तरह से हम मोनोसैकेराइड्स को डिफाइन करेंगे, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे कंटेन सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड यूनिट, मतलब उनके पास या तो कीटोन यूनिट होगी या फिर एल्डिहाइड यूनिट होगी। ठीक है, तो अगर जो हमारा मोनोसैकेराइड है उसके पास एल्डिहाइड यूनिट है, मतलब वो एल्डिहाइड कंटेनिंग मोनोसैकेराइड है, तो उसको हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं जिसको कहा जाता है एल्डोज, एल्डोजेस। ठीक है, और अगर जो हमारा मोनोसैकेराइड है वो कीटोन ग्रुप कंटेनिंग है तो उसको हम लोग कहते हैं कीटोजेस। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कब हम एल्डोज कहेंगे और कब हम कीटोज कहेंगे। कैसे हम पहचानेंगे कि जो हमारी शुगर है या जो हमारा मोनोसैकेराइड है उसके पास में एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है, इस चीज को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है
कि चाहे एल्डोजेज की बात करें, चाहे हम लोग एल्डोजेज की बात करें या फिर हम कीटोजेज की बात करें, या सिंपल तरीके से अगर हम समझें, चाहे हम एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें, चाहे हम कीटोन ग्रुप की बात करें, दोनों ही केसेस में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है मोनोसैकेराइड में। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? एक कार्बोनिल ग्रुप। और जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, एक कार्बन ऐसा होता है जो किसी ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरह का जो ग्रुप हमें दिखता है जिसमें एक कार्बन किसी ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, ठीक, या हम इस कार्बन को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम लोग कैसे ये पता लगाएंगे कि कौन सा मोनोसैकेराइड एल्डोज है और कौन सा मोनोसैकेराइड कीटोज है? ठीक है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक तो हम लोग उसको समझने के लिए या उसके 3D स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग एक ओपन चेन फॉर्मूला का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एक हमारा ओपन चेन फॉर्मूला होता है, ओपन चेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओपन चेन फॉर्मूला। ठीक, ओपन चेन फॉर्मूला में हम लोग क्या दिखाते हैं? हम लोग सीधे सीधे दिखाते हैं, हमारी कार्बन की एक चेन होती है। ठीक है, और उसके साथ में ये हमारा ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ढेर सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और H जुड़े होते हैं। ठीक है, ये हमारा ओपन चेन फॉर्मूला होता है। और इस तरीके से जब हम किसी मोनोसैकेराइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके का जो फॉर्मूला होता है, ओपन चेन फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर्स प्रोजेक्शन, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी मोनोसैकेराइड के 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। ठीक है, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एल्डोज और कीटोज को पता लगाने के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी शुगर को उसके ओपन चेन फॉर्मूला में देखें तो हमें क्या क्या दिखेगा? ठीक है, अगर हम किसी शुगर की बैकबोन को या हम किसी मोनोसैकेराइड के, एक हमारे पास मोनोसैकेराइड है, इसके बैकबोन की बात करें, बैकबोन की बात करें, ठीक है, इसके बैकबोन की बात करें, किस तरह से हमारा मोनोसैकेराइड बना है। ठीक है, तो ये हमें पता चलेगा उसके ओपन चेन फॉर्मूला से। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास एक शुगर है जिसके पास 6 कार्बन है, जिसके पास 6 कार्बन है और ये एक हेक्सोज है, और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डी ग्लूकोज है। ठीक, तो सबसे पहले हम डी ग्लूकोज के ओपन चेन फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, डी ग्लूकोज के ओपन चेन फॉर्मूला को देखते हैं। तो से 6 कार्बन है तो सबसे पहले हम 6 कार्बन बनाएंगे। 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन है। ठीक है, तो बैकबोन हमारी जो मोनोसैकेराइड की होती है वो एक कार्बन की चेन होती है। ठीक है, कार्बन की चेन होती है जिसमें सारे कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। सारे कार्बन एटम कैसे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारी बैकबोन होती है। ठीक, इसमें से क्या होता है, एक कार्बन ऐसा होता है, एक कार्बन ऐसा होता है जो किसी ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्डेड होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्डेड होता है। और बाकी के जो कार्बन होते हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम के साथ में जुड़े होते हैं। बाकी के जो हमारे कार्बन होते हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाए हुए है वो क्या हो जाता है? कार्बोनिल कार्बन। कार्बन, एक केस तो ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक 6 कार्बन की दूसरी और शुगर है। ठीक है, इसके पास भी क्या है? 6 कार्बन है
और ये जो हमारी शुगर है ये है डी फ्रक्टोज। ये जो शुगर है ये है डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो डी फ्रक्टोज का भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। डी फ्रक्टोज के केस में क्या है, यहां पे भी एक कार्बन ऐसा है जो कि ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैकबोन बना लेते हैं, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यहां पे क्या है, जो हमारा फर्स्ट कार्बन है इसके साथ में CH2OH लगा हुआ है, लेकिन जो सेकेंड कार्बन है ये क्या बनाया हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप है। ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बाकी के सारे कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं, सब जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम के साथ में जुड़े हुए हैं। ये क्या है, हमारा डी फ्रक्टोज। ठीक है, अब यहां पे दोनों में डिफरेंस आप देखिए, हमने कहा कि दोनों ही 6 कार्बन की शुगर्स हैं या दोनों ही 6 कार्बन के मोनोसैकेराइड हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो बैकबोन है वो किसके बनी हुई है, कार्बन की चेन है जिसमें सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, और एक कार्बन ऐसा है उनमें से जो कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर वो कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल ग्रुप बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने कहा मोनोसैकेराइड्स के 2 ग्रुप होते हैं, एक एल्डोज होता है और दूसरा कीटोज होता है। नाम से पता चल रहा है कि जो एल्डोजेज होंगे वो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग होंगे और जो कीटोजेज होंगे वो कीटोन ग्रुप कंटेनिंग होंगे। ठीक, समस्या क्या आ रही थी, इनको पहचानने की, हम किस तरह से इनका पता लगाएं। ठीक है, तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दोनों ही मोनोसैकेराइड्स के पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर हो चुकी है। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अगर वो एंड पे प्रेजेंट है, मोनोसैकेराइड के फॉर्मूला जो हमारा फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसमें कहीं एंड पे प्रेजेंट है, मतलब किनारे पे प्रेजेंट है, तो जो हमारा मोनोसैकेराइड है वो एक एल्डोज होगा। ठीक है, अगर कार्बोनिल ग्रुप मोनोसैकेराइड के किसी एंड पे प्रेजेंट है तो हमारा जो मोनोसैकेराइड है वो क्या है, वो एल्डोज है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो हमारी कार्बन चेन है मोनोसैकेराइड की उसमें कहीं और किसी और पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब किनारे पे ना होकर किसी और पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो जो हमारा मोनोसैकेराइड है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कीटोज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। बात रही कि मोनोसैकेराइड्स हमारे एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग है या फिर कीटोन ग्रुप कंटेनिंग है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, मोनोसैकेराइड्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। ठीक है, और जब हम मोनोसैकेराइड्स की नेमिंग कर रहे थे तो वहां पे हमने कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स वहां पे प्रेजेंट हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उनकी नेमिंग की थी, ट्रायोज, टेट्रोज, ठीक है, पेंटोज। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है जो हमारे ट्रायोज होते हैं या फिर जो हमारे टेट्रोज होते हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, 4 कार्बन कंटेनिंग जो हमारी शुगर होती हैं या तो वो एल्डोजेज में बिलोंग कर सकती हैं या फिर कीटोजेज में बिलोंग कर सकती हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई हमारी शुगर है जिसके पास 3 कार्बन है वो एक ट्रायोज है तो उसके 2 फॉर्म्स होंगे, एक हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग होगा, दूसरा हमारा कीटोन ग्रुप कंटेनिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ट्रायोजेस की बात करें जिनके पास 3 कार्बन है, ट्रायोजेस की बात करें, ठीक है, तो इनमें 2 आते हैं, एक हमारा होता है ग्लिसरैल्डिहाइड सिंपलेस्ट, ये हमारा सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड होता है, 3 कार्बन की शुगर है। ठीक है, 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड है ग्लिसरैल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है एल्डोटेट्रायोज, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग ट्रायोज है। इसी तरह से एक होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग है, लेकिन ये क्या है, ये कीटोन ग्रुप कंटेनिंग है, इसीलिए इसको कहा जाता है कीटो ट्रायोज।
एल्डोट्रायोज और कीटोट्रायोज, ठीक है। इसी तरह से एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज, ठीक है। एल्डोपेंटोज का एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है जो कि है राइबोज शुगर, जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसके बारे में आगे चल के बात करूंगा, ठीक है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। राइबोज शुगर क्या होती है? पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर में वो किस तरह की पेंटोज शुगर होती है? दैट इज द एल्डोपेंटोज शुगर होती है, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना, आगे चल के मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये तो पूरा हमारा क्लासिफिकेशन रहा मोनोसैकेराइड्स का कि किस तरह से मोनोसैकेराइड्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारा मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर है, जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक चीज और यहीं से मैं कंफर्म करना चाहूंगा, मैंने कहा कि एक कार्बन ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और बाकी के जो ऑक्सीजन हैं, बाकी के जो हमारे कार्बन हैं, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के जुड़ने की वजह से वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इस कार्बन के साथ में देखें, ये वाला जो हमारा कार्बन है, कार्बन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कार्बन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये हमारा जो कार्बन नंबर 3 है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एक तो हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, एक तो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तीसरा यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और चौथा ये एक पूरा ग्रुप है। और इसी तरह से बहुत सारे कार्बन होते हैं जिनकी वैलेंसीज 4 डिफरेंट ग्रुप्स से सेटिस्फाई होती है, ठीक है। और ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल या ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास में कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो रही हूं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल कहा जाता है। और जो यहाँ पे कार्बन एटम होता है जिसकी वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही हूं, उस तरह के कार्बन को हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं उनके पास में एक या एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर्स पाए जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स हम लोग उनको बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स भी हम लोग उनको बोल सकते हैं, और इनेंशियोमर्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब जो मोनोसैकेराइड्स होती हैं वो डिफरेंट इनेंशियोमेरिक फॉर्म में पाई जाती हैं, उनके पास में ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इनकी जो आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं, इनकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी मोनोसैकेराइड्स होती हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहाँ से आती है और उस ऑप्टिकल एक्टिविटी के द्वारा वहाँ पे कितने तरह के आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।